और यही रीजन था कि आर्मी को किसी भी कॉस्ट पे इस ऑपरेशन को 1 से 2 दिन में खत्म करने का ही फैसला लेना पड़ा। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेंपल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट जो कि सिख अंपायर जितना होगा वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। अगस्त 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। सज्जन कुमार, जिसको सीबीआई ने जिम्मेदार बताया था, उसको 1991 में पार्टी से टिकट दिया गया। अगर चंडीगढ़ पंजाब को चला गया तो हरियाणा के हिंदू उनको वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। और इसी वजह से गोल्डन टेंपल को ज्यादा नुकसान हुआ। हजारों सिखों को मारा गया। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए। कि एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। देखिए, जब भी पंजाब में इलेक्शंस हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, पंजाब में जब भी कोई मुद्दा उठता है, मीडिया के अंदर खालिस्तान का नाम क्यों आने लगता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 1984 में हुआ था, लेकिन भिंडरवाले का जो रेफरेंस है वो आज भी क्यों दिया जाता है। और इससे पहले कि हम अभी जो अमृतपाल सिंह वाला इंसिडेंट हुआ वो डिस्कस करें, इससे पहले इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में हमें स्टोरीज तो पता है, लेकिन एक्चुअल रीजन नहीं पता है कि ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है, सारा जीवन मेरा सेवा में गया। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो आप मैप देख रहे हो ये उस टाइम का पूरा सिख अंपायर है और जिसको रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। तो देखिए, जब महाराजा रंजीत सिंह सिख अंपायर रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था, कोई अटैक नहीं किया था। और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और सिख अंपायर थोड़ा वीक हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अटैक करके सिख अंपायर के ऊपर कंट्रोल ले लिया। और ये जो हरियाणा वाला पार्ट है ये ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर में जोड़ दिया। पहले जो हरियाणा था वो सिख अंपायर में नहीं था। और ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अभी आपको आगे रेलेवेंट लगने लगेंगी। अब ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर पे कब्जा करके राजा रंजीत सिंह के जो बच्चे थे उनको पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में शिफ्ट करा दिया था, ताकि आगे चल के अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो सिख अंपायर को कंट्रोल करने में। तो इस वजह से एक्चुअल में सिख अंपायर का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला था वो कोई बचा नहीं था। जो लोकल महंत थे वो गुरुद्वारे के प्रीस्ट बने और उन्होंने कंट्रोल लिया। ये जो चीज थी, महंतों ने जो गुरुद्वारे पे कंट्रोल लिया था, ये चीज सिख्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो 1920 में सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट शुरू किया और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया कि ये गुरुद्वारा महंत नहीं चला सकते। और प्रेशर इतना बड़ा कि 175 मेंबर्स की कमेटी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आजकल आप न्यूज में सुनते हो SGPC, वो इसी वजह से बनी थी। SGPC ने गुरुद्वारों से महंत को हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट किया। और आज की डेट में भी ये लोग रेगुलेट करते हैं। आज भी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, इनके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और SGPC जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम से ही सिख कम्युनिटी का फ्रंट फेस बना। और जो अकाली दल है और SGPC, इन दोनों में काफी क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम से ही। सिख अंपायर उस टाइम से ही काफी इन्फ्लुएंशियल और वेल्थी अंपायर था। ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सिख ये मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स ये जो कब्जा किया ये टेम्परेरी है, ये यहाँ से जब हटेंगे तो इनको इनका सिख अंपायर जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो बिलीव था कि सिख अंपायर वापस मिलेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इसको पहला झटका लगता है 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू किया, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा जहां पे वोटिंग होगी और डेमोक्रेसी फॉलो होगी। देखिए, सिख कम्युनिटी इस इंप्रेशन में थी कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हमारा सिख अंपायर हमें वापस मिल जाएगा। आप पुराने स्कल्पचर भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राज करेगा खालसा। तो ये जो पूर्ण स्वराज की बात थी, इसको सुन के सिख कम्युनिटी उतनी खुश नहीं थी। और जब 1946 यानी कि आजादी से लगभग 1 साल पहले जब ब्रिटिशर्स के जाने की बात होने लगी तो सिख लीडर्स ने यह बात उठाई कि अंग्रेजों ने धोखा करके सिखों से पंजाब छीना था और जब वो जा रहे हैं तो अंग्रेजों को पंजाब उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने कहा कि पहले क्या था वो मैटर नहीं करेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि नंबर्स क्या है, यानी कि पॉपुलेशन में किसका कितना हिस्सा है। 1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसस हुआ था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी 53% थी, हिंदू 30% थे और सिख सिर्फ 15% के आसपास थे। और सिख कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन का वो सिर्फ 1% हिस्सा था। तो यहाँ पे भी सिख डिसएडवांटेज पे थे। और इन सारी चीजों की वजह
वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स की बात आएगी तो सिख हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। और आगे चल के सिख कम्युनिटी ने सिचुएशन के हिसाब से यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यूनाइटेड इंडिया के साथ मिलकर रहने में। और यहाँ पे वो इस इंप्रेशन में थे कि उनको एक अलग स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पे होता यह है कि मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा थे, तो अंग्रेजों को जाने के जब टाइम आ रहा था तो मुस्लिम्स ने पार्टीशन की बात कर दी। और पार्टीशन की बात से सिख कम्युनिटी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के अंदर भी मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा हैं, तो अगर पार्टीशन होगा तो पंजाब का भी पार्टीशन होगा। इसलिए सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमें भी सिखिस्तान चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदूज को हिंदुस्तान मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने सिखिस्तान की मांग की। लेकिन ये सिखिस्तान की मांग इसलिए थी कि अगर पार्टीशन करोगे, वरना इंडिया के साथ रहने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी टाइम यानी कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सिखों को रीअश्योर किया और कहा कि पंजाब के बहादुर सिख एक स्पेशल कंसिडरेशन को एंटाइटल्ड है। मैं इसको गलत नहीं देखता कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां पे सिख आजादी से जी सके। इस स्टेटमेंट को लेके अलग अलग थॉट्स हैं कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट जो कि सिख अंपायर जितना होगा वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। अब देखिए, इन सारी बातों के बाद भी बंटवारा होता है और इस बंटवारे में पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, दूसरा हिस्सा इंडिया में ही रहता है। पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती थी वो पूरे पंजाब में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो बंटवारा कैसे भी होता, इससे सिख कम्युनिटी डिवाइड हो ही रही थी और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन सिख कम्युनिटी डिवाइड होना नहीं चाहती थी। लेकिन पार्टीशन होता है और जो हिस्सा पाकिस्तान में जाता है वो पंजाब का 62% हिस्सा था और 55% पॉपुलेशन थी। और इस प्रोसेस में सिख कम्युनिटी की 150 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल श्राइन्स, उनके रिचेस्ट लैंड और उनकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही रह गई थी। जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो पार्टीशन के टाइम पे अपना घर, लैंड और प्रॉपर्टी छोड़कर इंडिया में आ गए। जो इंडिया में आना नहीं भी चाहते थे उनको पार्टीशन के टाइम पे हुए वायलेंस की वजह से आना पड़ा। इसलिए पार्टीशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ था वो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी का हुआ था। लेकिन सिख कम्युनिटी ने बहुत ही कम टाइम में फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। और पाकिस्तान से जब सिख आए थे तो पहले तो सिख माइनॉरिटी में थे, अब वो पंजाब में मेजॉरिटी में आ गए थे, जिससे सिख कम्युनिटी का एक अलग सिख स्टेट होने का जो सपना था वो फिर से पूरा होता हुआ दिख रहा था। हालांकि ये सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ। पार्टीशन के बाद भी कुछ चीजों को लेकर सिख खुश नहीं थे। खुशवंत सिंह की किताब आ हिस्ट्री ऑफ द सिख में उन्होंने लिखा है कि रोड ट्रांसपोर्ट, जिसपे एक तरह से सिख कम्युनिटी जो थी उनकी मोनोपोली थी, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। साथ में कलकत्ता में भी बस और टैक्सी सर्विसेज पे सिख का कंट्रोल था, तो वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले बंगाली रिफ्यूजी थे उनको प्रेफरेंस मिलने लगी। और सिख कम्युनिटी में एक कल्चर है देश की आर्मी को सर्व करने का, तो आर्म फोर्सेज में भी भर्ती के लिए जो पहले सिख कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिलती थी उसमें भी चेंजेस हुए। हालांकि ये चेंजेस हर स्टेट के लिए हुए, लेकिन इसको लेके भी सिख कम्युनिटी नाराज थी और अपना एक अलग स्टेट चाहती थी। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजोरिटी वाले इलाकों को मिला के एक स्टेट भी दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू भी कहते थे इसको। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अकाली दल की बढ़ती हुई पावर को देख के कांग्रेस ने इसको हटा दिया। अब इसके बाद 1956 आता है और इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें यह था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा। कई सारे सूबों में इंडिया डिवाइडेड था तो उसको डिवाइड किया गया। क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो धर्म या फिर जाति के आधार पर स्टेट नहीं बन सकते थे, वो बनाना सही भी नहीं रहता, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। तो इसमें तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया। तो सिख कम्युनिटी का कहना था कि हरियाणा को छोड़ के पूरे पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है और ज्यादातर लिटरेचर भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में है, तो आप हरियाणा को हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मिला दो और हमें पंजाबी स्टेट दे दो और पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो पंजाब की। लेकिन सरकार ने ये जो डिमांड थी ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी। अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू होती हैं। खालिस्तान अभी भी पिक्चर में नहीं आया, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इन सारी वजह से अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये अब हम नहीं सहेंगे। पंजाब में इन सारी चीजों को लेकर सिख और हिंदू कम्युनिटी में छोटे लेवल पे राइट्स भी हुए। मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख रिलीजन तभी बचेगा जब सिख प्रांत होगा और यहीं से उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो मूवमेंट था ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने पंजाबी सूबा जो स्लोगन्स थे
उसको बोलने तक में बैन लगा दिया था। 12,000 के करीब अकालीस जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए 1960 से 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें मास्टर तारा सिंह अमरन अनशन पे रहे, अकालीस को अरेस्ट किया गया, नाउ और नेवर मूवमेंट और भी बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, इसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, सारे प्रोटेस्ट रोक के भारत सरकार के साथ खड़े हो गए। इस वॉर में भी सिख सोल्जर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और लोगों को सिख कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंस थी उसका रियलाइजेशन हुआ और 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को 3 स्टेट में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें चंडीगढ़ के ऊपर फिर से कंट्रोवर्सी हो गई। उस टाइम चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी स्पीकिंग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और ये कहा कि इसको दोनों स्टेट शेयर करेंगी। इसको लेकर सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यही रीजन था कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर भी चंडीगढ़ के बारे में बात की गई है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन इन सब चीजों के बीच में पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था और इसके बाद पहली बार इलेक्शन होते हैं पंजाब में। अकाली दल इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती। इसके बाद फिर से जीतती है, लेकिन फिर कुछ दिन में ही सरकार गिर जाती है। 1997 तक एक भी बार ये लोग अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे। पंजाब की जनता हर बार इनको जितवा रही थी, लेकिन ये अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे और इसका ब्लेम लगा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस या तो मिनिस्ट्री में चेंज करवा देती है या फिर मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करके सरकार गिरवा देती है, ताकि कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो पंजाब में स्ट्रांग रहे। एक एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे लक्ष्मण सिंह गिल अकाली दल से जीते, इनको अकाली दल ने एजुकेशन मिनिस्टर तक बना दिया, लेकिन इन्होंने बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 13 एमएलए के साथ सरकार गिरा दी। तो इन सब वजह से कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगते रहे। अब इसमें अकाली दल के लिए दिक्कत यह थी कि चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर पंजाब की रिवर्स के पानी का बात हो, फौज में कोटे की बात हो, सारे मुद्दों पे पंजाब के लोग बहुत ही प्रेशर बना रहे थे और इधर अकाली दल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद की सरकार तो चला नहीं पा रहे थे, दूसरी तरफ पूरे देश में यह बोला जा रहा था कि जो अकाली दल है सरकार चलाने लायक नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ा झटका इनको तब लगा जब ये 1972 में कांग्रेस से इलेक्शन भी हार गए और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम ज्ञानी जैल सिंह बने और आगे चल के इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। अब इन सारी सिचुएशन को देख के अकाली दल ने 1973 में अपने आप को रीथिंक किया और 12 लोगों की कमेटी बना के मल्टीपल मीटिंग्स की। इस मीटिंग में पंजाब के जो इशू थे शुरू से लेकर आखिरी तक, जैसे चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना, पंजाब का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल जो है वो पंजाब में बहुत ही कम होना चाहिए, तो इन सारे मुद्दों को लेके एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने बनाया था इंग्लिश में और संत फतेह सिंह को वर्बली समझाया था, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, और संत फतेह सिंह ने उसको वर्बली सुन के अप्रूव कर दिया। लेकिन 1973 में ये कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, ना लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अगस्त 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह, जो कि सेक्रेटरी थे अकाली दल के, इन्होंने एक नया वर्जन रिलीज किया इसका। उस टाइम ही लोगों में फेमस हुआ। ये ओरिजिनल रेजोल्यूशन से थोड़ा अलग था, अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो इसका। और ये जो अनंतपुर साहिब का रेजोल्यूशन था, इसके वर्जन को लेके बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम पे, और आज भी इसको लेके कंट्रोवर्सी होती है। असल में अकाली दल के अंदर भी कई ग्रुप्स थे। कोई नेता अगर पीछे रह जाता था या उसको कम इंपॉर्टेंस मिलती थी तो वो एक एक्सट्रीम वर्जन बना के इस रेजोल्यूशन को प्रमोट करता था लोगों में, और कम टाइम में पॉपुलर होने का ये एक श्योर शॉट फॉर्मूला था। खालिस्तानियों ने भी ये कहा कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग की गई है, अलग स्टेट की नहीं। देखिए अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन एक वेपन की तरह बन गया था जिसको लोग अपने हिसाब से यूज कर रहे थे। जब कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो संत हरचंद सिंह लोंगेवाल, जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर को अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की कॉपी भेजी और कहा कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन का जो ऑथेंटिक वर्जन है वो ये है और कोई भी इस रेजोल्यूशन का गलत मतलब ना निकाले। उन्होंने कहा कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग नहीं की गई है और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। वैसे भी अगर आप सर्च करोगे तो अकाली दल ने ऑफिशियली कभी भी नहीं कहा कि उनको अलग देश चाहिए। देखिए सिख कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेकर काफी सेंसिटिव है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स सिख कम्युनिटी को नहीं रोक पाए थे टर्बन पहनने से, बाद में चल के उनको मानना पड़ा था, जबकि हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर ब्रिटिशर्स ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। यही रीजन है कि पंजाब के अंदर रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना हर पार्टी ने अपने एजेंडा में रखा है। जो पार्टी कमजोर होने लगती है वो रिलीजन लेके आती है। कांग्रेस भी जब पीछे होने लगी थी अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद, तो कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह, जो 1972 से 1977 तक
पंजाब के सीएम बने उनको भी ये समझ में आ गया था कि अकालीज अब पॉलिटिक्स करने के लिए रिलीजन का यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की कि भले ही मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं सिख धर्म के लिए अकाली से ज्यादा डेडिकेटेड हूं। उन्होंने सिख गुरुज के जो जन्म दिवस होते थे उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया, और इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने महाराजा रंजीत सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो भी बहुत धूमधाम से मनानी शुरू करी। देखिए, अनंतपुर रेजोल्यूशन पंजाब में बहुत ही पॉपुलर होने लगा था, जिससे अकाली दल स्ट्रांग हुआ और आगे चल के अकालीज ने कांग्रेस को भी इलेक्शन में हराया। अब इससे डील करने के लिए कांग्रेस को एक ऐसा फेस चाहिए था जो अकाली से ज्यादा रिलीजियस हो, और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब देखिए, पंजाब के अंदर कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजन और एजुकेशन को लेके काम कराती हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है दमदमी तस्काल, और क्योंकि दमदमी तस्काल पंजाब के तहसील मूंगा के भिंडर गांव में थी, इसलिए वहां के रहने वाले लोगों को भिंडर वाले कहा जाता है। और उस टाइम पे जब दमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह भिंडर वाले की डेथ हुई, तो उसके बाद जरनैल सिंह को दमदमी तस्काल का लीडर बनाया गया, और लोग इनको संत जरनैल सिंह भिंडर वाले के नाम से बुलाते थे। भिंडर वाले ने लीडर बनते ही गांव-गांव में जाकर नशे छुड़ाने की मुहिम चलाई और लोगों से अपील की कि वो अपने बाल न कटवाएं और सिख धर्म को फॉलो करें। भिंडरवाल बहुत ही तेजी से लोगों में फेमस होने लगा और लोग आके उसके पास अपनी प्रॉब्लम और डिस्प्यूट सॉल्व कराते थे। और ये सब जब चल रहा था तो कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह ने संजय गांधी को भिंडर वाले के बारे में बताया कि भिंडर वाले एक ऐसा आदमी है जो पंजाब में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और अगर इसको हम फ्रंट फेस बनाते हैं तो अकाली दल के वोट कटेंगे इससे। और फिर आगे चल के कांग्रेस ने भिंडर वाले को अकाली दल के खिलाफ SGPC के इलेक्शन में खड़ा कर दिया, और भिंडर वाले को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। अब इसमें होने ये लगा था कि भिंडर वाले को रिलीजियस बातों की वजह से लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा था, और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने के बाद भिंडर वाले ने अपनी एक्टिविटी और तेज कर दी, और भिंडर वाले की किसी भी इंसिडेंट पे गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन 13 अप्रैल 1978 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे भिंडर वाले मेन स्ट्रीम लीडर से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब देखिए, जो पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं आपको कुक्कू FM की एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये वीडियो बनाने से पहले इस ऑडियो बुक को मैंने सुना था, इसमें काफी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। 82 मिनट्स की इस ऑडियो बुक को आप कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा काम करते हुए या ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं। इसके अलावा भी कुक्कू FM पर हजारों तरह की ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, हॉरर, बायोग्राफीज जैसी कई कैटेगरीज हैं जहां आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुक्कू FM इंडिया का नंबर 1 ऑडियो बुक लिसनिंग प्लेटफॉर्म है जहां कोर्सेज, स्टोरीज और ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। आप मेरा कोड NR50 यूज करके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ भी ले सकते हैं। तो डाउनलोड करिए कुक्कू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, सिख और निरंकारी सिख के बीच में एक वैचारिक मतभेद है। सिखों में टोटल 10 गुरु हैं, जिसमें से सिख का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु हैं, और उसके बाद उन्होंने किसी को भी गुरु नहीं माना। और क्योंकि सारे 10 गुरु जो थे उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो उन्हीं को सिखों ने अपना गुरु माना। वहीं निरंकारी ने दोबारा से अपने लीडर को गुरु मानना शुरू कर दिया, और इसको लेकर सिख और निरंकारी सिख में कंफ्लिक्ट हमेशा से रहा है। और 13 अप्रैल 1978 को कंफ्लिक्ट इतना बड़ा कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दिन निरंकारी सिख जो थे उन्होंने एक इवेंट रखा जिसमें सारे निरंकारी सिख इकट्ठा होने थे, लेकिन भिंडर वाले ने कहा कि वो ये मीटिंग नहीं होने देंगे। जिस दिन ये मीटिंग होती है उस दिन दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाती है और 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी भिंडर वाले की गिरफ्तारी नहीं होती है, और इस इंसिडेंट से भिंडर वाले की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और ईयर 1980 में निरंकारी सिख के हेड जो थे बाबा गुरुबचन सिंह और उनके बॉडीगार्ड की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है, और नाम भिंडर वाले के लोगों का आता है। लेकिन उसके बाद भी कोई अरेस्ट नहीं होता है। इसके एक साल बाद 1981 में पूरे देश के अंदर सेंसस स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, सेंसस में आपकी मातृभाषा पूछी जाती है, और इसमें यह होता है कि जैसे पंजाब में ज्यादा लोग अगर पंजाबी को अपनी मातृभाषा बताएंगे तो पंजाबी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मिलेगी, और अगर ज्यादा लोग हिंदी बोलेंगे तो हिंदी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इस वजह से भिंडर वाले ने पंजाब के लोगों से कहा कि सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी बताएंगे। इसको लेके हिंदूज डर रहे थे, लेकिन पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर लाला जगत नारायण, इन्होंने ये कहा कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपसे जब पूछा जाए तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताएं। और इस चीज को वो रोज आर्टिकल में पब्लिश करते थे, लेकिन इस वजह से इनको गोली मार दी जाती है। अब इस इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है कि अब तो भिंडर वाले को अरेस्ट करना पड़ेगा, वरना हिंदू कम्युनिटी बुरा मान जाएगी।
शुरू में तो गवर्नमेंट नहीं करती है, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है और इम्पैक्ट पंजाब के बाहर से भी पड़ने लगता है तो गवर्नमेंट को अरेस्ट करना पड़ता है। और यहां से कांग्रेस और भिंडरवाले में कन्फ्लिक्ट शुरू होता है और भिंडरवाले कांग्रेस के हाथ से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट अरेस्ट करती है, पूरे पंजाब के अंदर वायलेंस होने शुरू हो जाते हैं। 17 लोगों की जानें चली जाती हैं। ये वायलेंस इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था पंजाब के अंदर कि भिंडरवाले को जेल से छोड़ना पड़ा शांति बनाने के लिए। लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा था भिंडरवाले को कि अकालीस को भी भिंडरवाले के साथ खड़ा होना पड़ा। अकालियों को लगने लगा कि सिख धर्म की बातें तो हम करते थे, लेकिन भिंडरवाले हमसे भी आगे निकल जा रहा है, इसलिए उन्होंने भिंडरवाले के साथ हाथ मिला लिया और यहां से कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ जाता है। और 1982 में भिंडरवाले और अकाली दल ने मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका मेन गोल था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है इसको इंप्लीमेंट कराना है। इसके लिए इन्होंने रैलीज भी निकाली और कई बार रैलीज आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई, तो कांग्रेस ने कई जगह पे फायरिंग भी करवाई। अब 1982 में दिल्ली में होने थे एशियन गेम, जिसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी को दी गई थी। इसको लेकर सरकार चाहती थी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इधर धर्म युद्ध मोर्चा, इनको पता था कि इस पर्टिकुलर इवेंट में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल कवरेज मिलेगी। तो धर्म युद्ध मोर्चा ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अब दिल्ली में ये गेम्स आराम से हो जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो भी दिल्ली की तरफ से सिख जाते थे उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। बसेस में रोक के स्पेशली सिख और उनकी फैमिली की चेकिंग होती थी। इनफैक्ट कई सिख आर्मी पर्सन भी थे, उनको भी डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनकी भी चेकिंग की गई। इसको लेकर सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा था कि हमारे ही देश में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये जो लोगों में गुस्सा था, इस पे अकाली ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भिंडरवाले ने इस सिचुएशन को समझ के इसका बदला लेना स्टार्ट किया और इस टाइम पे भिंडरवाले अकाली से भी बड़ा नाम बन गया था। और इसी वजह से भिंडरवाले को अकाली के भी कुछ ग्रुप्स थे वो पसंद नहीं करते थे। अब देखिए, यहां से भिंडरवाले ने अपनी एक्टिविटी काफी तेज कर दी थी। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पे जानलेवा हमला हुआ। अगस्त 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया, जिसमें 126 पैसेंजर थे और हाईजैकर्स उस प्लेन को उड़ा के पाकिस्तान ले गए। बाद में पाकिस्तान ने प्लेन उतारने से मना कर दिया और प्लेन फिर वापस अमृतसर में लाया गया और उसके बाद फिर हाईजैकर्स ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद फिर से 20 अगस्त को एक प्लेन हाईजैक किया गया और हाईजैकर्स उसको लाहौर ले गए। कहीं बैंक रॉबरीज हो रही थी, तो कहीं पे सरकार के हथियार लूटे जा रहे थे, बड़े पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था, उनकी किलिंग भी होने लगी थी। अक्टूबर 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें से हिंदू पैसेंजर्स को उतार के उनको गोली मार दी गई। अब यहां से पंजाब में सिचुएशन काफी खराब हो जाती है और पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाले ने अपने काम करने की लोकेशन को गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त पे शिफ्ट कर दिया, ताकि वो सेफ रहे। और भिंडरवाले को बहुत ही ज्यादा यकीन था कि किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि गोल्डन टेम्पल में घुसे। ये यहां से एंट्रेंस होती है और ये दरबार साहिब है और यहीं पे है अकाल तख्त। इसमें ही भिंडरवाले ने बैठना शुरू किया था। भिंडरवाले ने काफी हथियार जमा कर लिए थे और उसकी प्लानिंग इसलिए भी स्ट्रांग थी क्योंकि उसके सपोर्ट में काफी स्ट्रांग एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, जैसे रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह, जिन्होंने भिंडरवाले के फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। शाहबेग सिंह 1971 वॉर के हीरो थे, जहां पे उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था और वो गोरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। इनफैक्ट उनको उस वॉर में कंट्रीब्यूशन के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था। लेकिन रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको करप्शन के चार्जेस लगा के सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे उनकी पेंशन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। बाद में उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में भी केस किया और वो जीत भी गए, लेकिन इसकी वजह से वो कन्विंस हो गए थे कि उनके साथ रिलीजियस के आधार पर भेदभाव हुआ है। इसके अलावा एक और रिटायर्ड मेजर जनरल जसवंत सिंह भुल्लर थे, वो भी भिंडरवाला के जो फाइटर्स थे उनको ट्रेन कर रहे थे। अब देखिए, यहां से गवर्नमेंट और भिंडरवाले आमने सामने आ गए थे, जिसमें लड़ाई होनी तय थी और गवर्नमेंट और भिंडरवाले दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे। अकाल तख्त के अंदर हथियार वगैरह ट्रक से आने शुरू हो गए थे। इधर इंदिरा गांधी जी ने सिचुएशन को समझ के एक और ट्राई किया, जिसमें उन्होंने नरसिम्हा राव जी से एक प्रपोजल भिजवाया कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की हम बातें मान लेंगे, लेकिन कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये जो प्रपोजल था, ये पहले अकाली दल के थ्रू भिंडरवाले के पास गया। इस प्रपोजल को अकाली दल वाले तो मान रहे थे, लेकिन भिंडरवाले ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इससे पता चलता है कि अकाली दल सिर्फ पावर में आने के लिए ये सब कर रहा है। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट लड़ाई के लिए रेडी थी और आर्मी वाले सादे कपड़ों में गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने लगे थे, ताकि भिंडरवाले के फाइटर्स, उनकी एक्टिविटी, लोकेशन वगैरह इन सब का पता चल सके। आर्मी की तरफ से ये जो ऑपरेशन था, इसका जिम्मा मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिया गया था, एक क्लीन शेव सिख ऑफिसर को, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश की अलग अलग जगहों से टैंक्स, माउंटेन गन्स, डाइवर्स और पुलिस डॉग्स पंजाब में आ रहे थे। इससे लोगों को समझ में आने लगा था कि कुछ होने वाला है। लेकिन इसके बारे में जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह और वो आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी थे, उनको तक इस ऑपरेशन की डिटेल नहीं दी गई थी। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और फोन लाइन भी बंद कर दी गई थी। आर्मी ने टेक ओवर ले लिया था और सभी लोकल और फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स को
होटल और हर जगह से उठा के एक स्टेट बस में भरा गया और अमृतसर से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक रिपोर्टर थे जो एसोसिएटेड प्रेस में थे, जिनका नाम था ब्रह्मा शलिनी, ये उस टाइम पे पंजाब के अंदर ही रह गए थे। तो इन्होंने उस टाइम पे रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज में भी पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि सिख को गोली मारी जा रही है और 1000 से भी ज्यादा सिख मिलिटेंट्स को मारा गया है, जबकि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा था वो 600 बोला गया था। और आगे चल के ब्रह्मा के ऊपर केस चला दिया गया मिस इन्फॉर्मेशन और रूल ब्रेक करने के लिए। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक्चुअल फाइट हुई थी वो 3 से 6 जून तक चली थी। और इसकी टाइमिंग को लेके भी बहुत सवाल उठे थे कि 3 जून जिस दिन गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था, उस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं गोल्डन टेम्पल में, और ये जितने भी लोग आए थे उनको अंदर जाने के बाद भिंडरवाले ने रोक लिया था ताकि आर्मी अटैक ना कर पाए। आर्मी को लग रहा था कि भिंडरवाले को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इंटेलिजेंस थी वो काफी गलत निकली। ये लोग बहुत ही भारी प्रिपरेशन के साथ आए थे। रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक बंदूकें, स्नाइपर, प्रॉपर एक ट्रेंड मिलिट्री की तरह वो लोग ऑपरेट कर रहे थे और इंडियन आर्मी को भारी नुकसान भी हुआ। 5 जून को गोल्डन टेम्पल के अंदर से सभी लोगों को सरेंडर करने को कहा गया। अब शुरू में तो ये प्लान था कि बाहर से कम्युनिकेशन कट कर दिया जाएगा तो ये लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे। गोल्डन टेम्पल की बिजली काट दी गई, टेम्पल के अंदर जो टेलीफोन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई थी उसको भी काट दिया गया। लेकिन इस बीच में खबरें आने लगती हैं कि पंजाब के जो पास के गांव हैं उन इलाकों से हजारों की तादाद में सिख अमृतसर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। और आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने जिस तरफ भी देखा उनको हजारों लोग शहर के बाहर नजर आ रहे थे। और यही रीजन था कि आर्मी को किसी भी कॉस्ट पे इस ऑपरेशन को 1 से 2 दिन में खत्म करने का ही फैसला लेना पड़ा और इसी वजह से गोल्डन टेम्पल को ज्यादा नुकसान हुआ। आर्मी ने एंटी टैंक मंगवा के 3 तरफ से अटैक किया। अकाल तख्त पे भी अटैक किया गया और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो आगे चल के बहुत ही भारी पड़ा। भिंडरवाले के लोग बाहर आए और आर्मी के बीच में बहुत फायरिंग चली। भिंडरवाले के लोग भी आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन सुबह 4:30 बजे तक आर्मी ने अकाल तख्त पे अपना कंट्रोल ले लिया था। ये ओरिजिनल आर्मी के प्लान की कॉपी है जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। अब भिंडरवाले और उसके फाइटर्स को तो मार दिया गया था, लेकिन गोल्डन टेम्पल की जब इमेजेस बाहर आई और लोगों को पता चला कि अकाल तख्त के ऊपर और दरबार साहिब पे भी गोलियां चली हैं, पूरी दुनिया के सिख भड़क गए थे। आर्मी के 8 कैंटोनमेंट में से 4000 सिख सोल्जर्स ने रिबेल कर दिया था, अपने ऑफिसर्स को मार दिया था और अमृतसर पहुंचने की कोशिश की। कई सिख एमपीज और एमएलए ने रिजाइन कर दिया था और माहौल काफी खराब हो गया था। भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले के समर्थन अभी भी थे। इसके बाद आर्मी ने इस ऑपरेशन का 2nd राउंड शुरू किया। आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन वुड रोज नाम दिया। आर्मी ने एक के बाद एक गांव को घेरना शुरू किया और सिर्फ सिख लोगों के वेपन्स के लिए तलाशी ली गई। इस बात से भी काफी लोग नाखुश थे। इसके साथ ही सरकार ने अकाली लीडरशिप को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। संत लौंगेवाल से लेके प्रकाश सिंह बादल तक सारे के सारे जेल में थे। लेकिन इससे दिक्कत यह हुई कि जो लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ उसको मिलिटेंट ने हथिया लिया। 1 अक्टूबर 1984 को आर्मी गोल्डन टेम्पल से विड्रॉ कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। बहुत से लोग जो उस वक्त गोल्डन टेम्पल गए, उन्होंने टेम्पल को जब डैमेज देखा तो गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई कि जिन लोगों ने ये किया है वो उनकी जान लेंगे या फिर उनकी जान लेने की कोशिश में मर जाएंगे। इस हिट लिस्ट में प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, इंदिरा गांधी, उनके बेटे और फैमिली, आर्मी ऑफिसर्स और भी कई लोग थे। इंदिरा गांधी जी ने जब गोल्डन टेम्पल का दौरा किया था तो वो काफी डिस्टर्ब थी। अब देखिए, जो भी सिख कौम को जानता है उसको पता था कि रिटेलिएशन तो जरूर होगा और भारी होगा। और इस ऑपरेशन के जो मेन कर्ता धर्ता थे, जिनके ऊपर खतरा था, उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट, बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड किए गए। सबसे ज्यादा जो गार्डेड था वो इंदिरा गांधी जी का घर था। इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में से सिख गार्ड को हटाने की भी सलाह दी थी, लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को लगा कि इससे मैसेज गलत जाएगा कि वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और दूसरे सतवंत सिंह ने 18 गोलियां मार दी। इंदिरा गांधी जी को सोनिया गांधी तुरंत एम्स लेकर गईं और दोपहर 2 बजे तक उनकी डेथ हो गई थी। अब इसकी वजह से हिंदू सिख टेंशन बहुत तेज बढ़ गई थी। 31 अक्टूबर की दोपहर तक एम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वहां पे जो भी सिख दिख रहे थे उनको पीटा जा रहा था। यहां तक कि भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह वो भी जब एम्स की तरफ पहुंचे तो उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए। एम्स से ये भीड़ आसपास के इलाकों में पहुंचने लगती है और पुलिस ने उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सिखों की दुकानों को लूटा जाने लगा। उसके बाद सिख के टैक्सी, ट्रक, स्कूटर और 3 व्हीलर्स ये सब जलाए जाने लगे। साथ में जो डीडी चैनल था वो लगातार विजुअल दिखा रहा था, जहां पे एक तरफ इंदिरा गांधी जी की बॉडी थी और बगल में राजीव गांधी जी थे जो दुख में बैठे थे और पीछे से नारे लग रहे थे कि खून का बदला खून। इसके बाद जैसे टाइम बढ़ा था, दिल्ली के अंदर सिख को भीड़ ने टारगेट करके मारना शुरू किया। हजारों सिखों को मारा गया। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए
औरतों के साथ क्राइम हुए, लूटपाट हुई और पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हो रहे थे। बाद में इन क्राइम्स के लिए अरेस्ट किए गए 1809 लोगों को सरकार ने छोड़ दिया और इनकी इंक्वायरी करने से मना कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट देके कि ये सोल्यूशन नहीं है, इससे चीजें और खराब होंगी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी PUCL, इन्होंने नवंबर 1984 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था हु आर द गिल्टी। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो कत्लेआम हो रहा है इसमें दोषी कौन है, उनके नाम बताए। इसमें राजीव गांधी सरकार के मंत्री HKL भगत, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और धर्म कुमार शास्त्री थे। साथ में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी थे। 13 पुलिस ऑफिसर्स और 198 पुलिसमैन भी शामिल थे। सज्जन कुमार, जिसको CBI ने जिम्मेदार बताया था, उसको 1991 में पार्टी से टिकट दिया गया और वो भारी वोट से जीता भी। ये आप एक बार पॉज करके आप पढ़ लेना, CBI और पुलिस की रिपोर्ट में जो आया था। जगदीश टाइटलर, जिसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने दंगे करवाए, उसको भी टिकट दिया गया और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी काम संभाला उन्होंने। लेकिन 1984 के दंगों के बाद इलेक्शन हुए और राजीव गांधी भारी वोटों से जीत के PM बने। उन्होंने PM बनते ही कहा कि पंजाब की प्रॉब्लम उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, तो उन्होंने पहले जितने भी अकाली लीडर जो जेल में थे उनको निकाला और अकाली लीडर्स के साथ मिलकर 24 जुलाई 1985 को राजीव लॉन्गेवाल अकॉर्ड साइन किया। इसमें एक मेन पॉइंट था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले एक सोच थी और ये सोच अभी भी थी कुछ लोगों में। भिंडरवाले के समर्थक अभी भी पंजाब में थे, जिनको ये राजीव गांधी के साथ साइन हुआ अकॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया और बाद में संत लॉन्गेवाल की उन्होंने हत्या कर दी। राजीव गांधी जी ने सिचुएशन को तुरंत संभालने के लिए अकॉर्ड साइन तो कर लिया था और अकालियों को वादा भी कर दिया था, लेकिन हरियाणा के CM भजन लाल ने राजीव गांधी को कहा कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को चला गया तो हरियाणा के हिंदू उनको वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। ये बात राजीव गांधी को समझ में आई और बाद में वो इस अकॉर्ड से बेसिकली पीछे हट गए, जिसके लिए उनको आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए, भिंडरवाल के समर्थक अभी भी बचे थे और टाइम टू टाइम वो खालिस्तान की बातें करते रहते थे। सरकार उनको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही थी। एक बार फिर से गोल्डन टेंपल में भिंडरवाल के समर्थक बैठ गए थे और उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा। इस बार पॉलिटिशियंस ने आर्मी की जगह पुलिस से ही डील करवाया और टेंपल को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 बार हुआ, एक 1986 में और दूसरा 1988 में, और इस तरीके से भिंडरवाल के सपोर्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। धीरे धीरे करके सिख कम्युनिटी को प्लीज किया गया। जैसे कि जब चंद्रशेखर जी PM बने थे तो वो जो भी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते थे उसमें वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का नारा लगा के उसके बाद मीटिंग शुरू करते थे। मनमोहन सिंह जी सिख थे, उनको PM बनाया गया। ये कहा जाता है कि इसमें भी सिख को खुश करने का एक मोटिव था। इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगती है। अकालीज और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब से एक्सट्रीमिस्ट को बाहर किया, कुछ को मार दिया गया, कुछ विदेश चले गए, वहां जाके खालिस्तान की डिमांड करने लगे, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। बीच बीच में खालिस्तान की आवाजें निकलती थी, लेकिन बहुत ही कम लोग थे और वो इतने पावरफुल भी नहीं थे। अब देखिए, चीजें 2015 तक तो नॉर्मल रही। इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से लोग फिर से भड़कते हैं और खालिस्तान की बातें फिर से तेजी पकड़ लेती है। जब 1 जून 2015 को फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के बुर्ज जवाहर सिंह वाले गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी हो गई। फिर इसके कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी विलेज के आसपास कुछ पोस्टर मिले जिसमें सिख को टारगेट किया था। इसी गांव में गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस के साथ बेअदबी हुई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट को करना ही बेअदबी कहा जाता है। इस इशू की वजह से दोबारा से सिख रिलीजन पे अटैक का मुद्दा पंजाब की पॉलिटिक्स में आने लगा था। ऐसा एक नैरेटिव बन गया था कि सिख धर्म पर दोबारा से अटैक हो रहे हैं, साथ में अकालीज और वीक हो गए थे। तो रिलीजियस लोग अलग अलग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देखने लगे थे। इंडिया के बाहर भी खालिस्तान का रेफरेंडम चलने लगा था और नरेंद्र मोदी जी जब पावर में आए थे तो इनको लेके ये भी कहा जाता है कि ये स्टेट पावर स्ट्रांग नहीं रहने देते हैं, तो पंजाब के स्टेट राइट कहां से करने देंगे, या रिवर का इशू होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सब के बीच में दीप सिंधु, जो एक एक्टर भी रहे हैं, इन्होंने टाइम टू टाइम बोला और फार्मर प्रोटेस्ट में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी बातें बोली। दीप सिंधु ने एक वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ये सेंटर से पंजाब के राइट्स दिलवाएगी और पंजाबी कल्चर को सेव करेगी। लेकिन पंजाब चुनाव से 5 दिन पहले ही 15 फरवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिंधु की डेथ हो गई और इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई से ही दीप सिंधु के टच में था, लेकिन ये लोग कभी मिले नहीं थे। दीप सिंधु की डेथ के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 में वारिस पंजाब डे का हेड अनाउंस कर दिया जाता है। अब इस पे दीप सिंधु की फैमिली ने कहा कि उसका दीप सिंधु से कोई लेना देना नहीं है और उसने जबरदस्ती वारिस पंजाब डे पे कब्जा कर लिया। लेकिन अमृतपाल के जो सपोर्टर थे, उनके जो करीबी थे, उनका कहना था कि दीप सिंधु के जो समर्थक हैं उन्होंने ही उसको वारिस पंजाब डे का हेड बनाया। अब 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। भिंडरावाले के पुश्तैनी गांव रोडे, जो कि मोंगा जिले में है,
वहां पे एक दस्तरबंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें हजारों लोग आए और हर कोई शौक था क्योंकि बहुत भारी सपोर्ट मिला। क्योंकि इतना सपोर्ट के लिए नेता लोगों को ग्राउंड पे बहुत काम करना पड़ता है और कोई दुबई से आके कुछ ही महीने में इतना सपोर्ट ले ले तो हर कोई शौक था इस वजह से। और ये सेरेमनी हुई थी, इसमें मल्टीपल टाइम्स प्रो खालिस्तानी नारे भी लगे थे। अमृतपाल सिंह ने आते ही बताया कि भिंडर वाले उनके आदर्श हैं और भिंडर वाले की तरह ही ड्रग्स की बात की और बेअदबी को मुद्दा बनाना शुरू किया और सिखों को केश रखने को कहा, अपने धर्म को बढ़ाने की बात करी और कहा कि अब से जो भी बेअदबी करेगा उसको ना तो पुलिस को दिया जाएगा ना कोर्ट केस चलेगा, हम उसको सजा देंगे। सोशल मीडिया में भी अमृतपाल सिंह बहुत तेजी से फेमस हो रहा है और यंग जनरेशन का भारी सपोर्ट मिल रहा है। और जब इसी 24 फरवरी को उनके एक साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया, तब अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग निकल के आए जिसमें उनके हाथों में बंदूकें, तलवारें थीं और साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा और अपने सर पे रख लिया ताकि पुलिस उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई ना कर पाए। पुलिस अगर उन पर कार्रवाई करेगी तो वो बेअदबी हो जाती। पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और पुलिस ने तूफान सिंह को छोड़ दिया और इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। अजनाला इंसिडेंट ने अमृतपाल सिंह को पंजाब में बहुत ही पॉपुलर कर दिया है। ऐसे लोग जो एक नए पंथक पॉलिटिशियन की डिमांड कर रहे थे उनको अमृतपाल में अपना एक नेता दिखने लगा। कुछ लोगों को अमृतपाल सिंह में भिंडर वाले भी दिख रहा है। इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह को मीडिया में बहुत ही स्पेस मिल रहा है और अब खालिस्तान और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन का जो इशू है वो धीरे धीरे तूल भी पकड़ रहा है। अमृतपाल का कहना है कि वो डेमोक्रेसी के थ्रू खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, लेकिन उन्होंने हिंसक तरीकों के इस्तेमाल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। अब आगे ये चीज कितनी दूर तक जाएगी ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मीडिया को नया भिंडर वाले मिल गया है। लास्ट में फिर से आपको याद दिला दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक ऑपरेशन ब्लू स्टार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार जरूर सुनिएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।